Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग ऑप्टिक्स सीखेंगे। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? चलिए, तो आज से हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का हम यहाँ स्टडी करते हैं। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें लाइट का स्टडी किया जाए तो उसको हम लोग ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। ये ऑप्टिक्स दो तरह का है। पहला है रे ऑप्टिक्स, या इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहला ब्रांच रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है, और जो दूसरा ब्रांच है दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स या इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। तो दो ब्रांच में बट गया। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? तो रे ऑप्टिक्स में मेन काम मेरा है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज, अलग अलग ऑप्टिकल एलिमेंट्स के द्वारा हम इमेज बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज by different optical elements, by different optical elements। ऑप्टिकल सिस्टम बोले या ऑप्टिकल एलिमेंट्स बोले, अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा, वो मिरर हो, वो लेंस हो, वो प्रिज्म हो, ग्लास स्लैब हो, कुछ भी हो, तो सब के द्वारा हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे प्योरली बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। यहाँ ज्योमेट्री हमको ज़्यादा यूज करना है, प्योरली बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, प्योरली बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ओके, ये फिजिक्स का पहला ब्रांच हुआ ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग इमेजेस का फॉर्मेशन देखेंगे प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड से और अलग अलग ऑप्टिकल एलिमेंट्स के द्वारा। और दूसरा जो ब्रांच है, यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ हम लोग नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर सीखेंगे कि लाइट एक्चुअली है क्या, नेचर ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। और एक्सप्लेन करेंगे जो भी घटना सब है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल फेनोमेना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल फेनोमेना। जो भी घटना हम लाइट का देखते हैं उन सब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट लॉज के द्वारा। ओके, तो फिजिक्स का ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो हिस्से में हमने बांट दिया। ओके, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट एक्चुअली है क्या? व्हाट इज़ लाइट? लाइट के बारे में हम क्या बताएंगे? लाइट क्या है? ओके, तो लाइट क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरी दिया गया समय समय पे। तो कोई भी थ्योरी आती क्यों है? आती है कि आपके पास जो घटना है उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऑप्टिकल फेनोमेनन आपके पास क्या क्या है, पहले उसका लिस्ट अप करते हैं। आपके पास कौन कौन सी घटनाएं लाइट से रिलेटेड है जिसके बारे में आप जानते हैं। क्योंकि कोई भी नियम बनेगा तो उसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बनेगा, और अगर कोई नई घटना आपको मिलती है तो हम अपने पुराने लॉ से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर पुराने लॉ से एक्सप्लेन हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने लॉ में भी चेंज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो पहले हम देखते हैं कि हम ऑप्टिकल फेनोमेनन कौन कौन सा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट का
जब स्टडी स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले देखे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी का नाम हम लोग देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एंड शैडो फॉर्मेशन, और इसके रास्ते में अगर किसी आप ऑब्स्टेकल को डालेंगे तो उसका शैडो फॉर्म होगा। तो ये सबसे बेसिक घटना है जो हम लाइट के बारे में जानते हैं। उसके बाद और क्या घटना है, तो दूसरी जो घटना है इम्पोर्टेंट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हम पहले सारी घटनाओं को लिस्ट अप करेंगे कि घटना कौन सी है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी कौन सा आया। तो दूसरी घटना थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दूसरी इम्पोर्टेंट घटना थी। चौथी घटना आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पढ़े होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चौथी इम्पोर्टेंट घटना हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपने इंटरफेरेंस का नाम सुना होगा, इंटरफेरेंस की घटना। उसके बाद आपने डिफ्रैक्शन का भी नाम सुना होगा, डिफ्रैक्शन। आपने पोलराइजेशन का भी नाम सुना होगा। ये लाइट की अलग अलग घटनाएं हैं। पोलराइजेशन, आपने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी नाम सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद कौन सी घटना घटी, तो और भी इम्पोर्टेंट है कॉम्पटन इफेक्ट। इस तरह से हम लाइट की डिफरेंट घटनाओं को, फेनोमेनन को लिस्ट अप कर रहे हैं। शुरू में हमें सिर्फ 1 2 3 4 यही सब पता था, बाद में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पता चला, और रिसेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का भी पता चला। अब इन्हीं सब घटनाओं को हमको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग नियम बनाया गया। तो सबसे पहला जो नियम आया वो न्यूटन के द्वारा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी। पहला नियम न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी, ये पहला नियम आया लाइट क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर सेकेंड नंबर पे आया हाइगेंस का वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फिर थर्ड नंबर पे है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये 3 नंबर पे आया। इसके बाद हम 4 नंबर पे देखें मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये चौथे नंबर का थ्योरी हो गया लाइट के बारे में। एंड लास्ट वन इज 5 नंबर पे, ये है मेरा वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी। ओके, तो ये वेव पार्टिकल सब में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। पहला नियम आया न्यूटन के द्वारा, सेकेंड आया हाइगेंस के द्वारा, थर्ड आया मैक्सवेल्स के द्वारा, फोर्थ आया मैक्स प्लैंक्स के द्वारा, और ये जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी है इसको दिया गया डी ब्रॉगली के द्वारा। डी ब्रॉगली हम लोग लिखते हैं, एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय होता है, डी ब्रॉय के द्वारा वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी ये अबाउट 1923 में दिया गया। तो आपके पास ये सारे ऑप्टिकल फेनोमेनन हैं, और उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग समय पे डिफरेंट थ्योरीज दिया गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक थ्योरी लाइट के पूरे स्वभाव को बता नहीं पाया। ओके, तो धीरे धीरे ग्रो करता गया और नियम बदलते चले गए।
तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं कि किस नियम में क्या कहा गया। ओके, तो सबसे पहले आते हैं न्यूटन्स के कॉर्पसल्स थ्योरी को। न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया? तो न्यूटन ने माना कि लाइट जो है, इट इज मेड अप ऑफ light is made up of small particles. Light is made up of, इन्होंने माना कि लाइट है सो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। उस पार्टिकल्स का नाम इन्होंने कॉर्पसल्स दिया। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। इन्होंने उसका नाम कॉर्पसल्स दिया। और ये जो कॉर्पसल्स है ये लाइट के वेलोसिटी से चल रहे हैं। These corpuscles are moving. These corpuscles are moving with the speed of light. जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल्स था ये सभी लाइट के वेलोसिटी से चल रहे थे। These corpuscles are moving with velocity of light. तो इन्होंने लाइट को एक पार्टिकल माना, छोटा छोटा पार्टिकल जो लाइट के वेलोसिटी से चल रहे हैं। और ये लाइट की जो घटना थी उस घटना को एक्सप्लेन, शुरू का जो 3-4 घटना था उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी कर दिए। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने नियम बनाया था कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन ए डेंसर मीडियम। लाइट ट्रैवल, इन्होंने अपने नियम में माना कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर, ये तेज चलता है डेंसर मीडियम, इन ए डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम। इन्होंने जो समझा कि डेंसर मीडियम में लाइट तेज चलता है देन ए रेयर मीडियम, जो उल्टा हो गया। हम लोग जानते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट स्लो हो जाता है और रेयर मीडियम में फास्ट आता है। लेकिन इन्होंने, इनका नियम तो फेल हो गया, लेकिन एक आपको क्लू मिल गया कि हम लाइट को पार्टिकल मान सकते हैं। यही न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है कि हम लाइट को एक वेव मान सकते हैं। ओके, अब इसके बाद सेकेंड थ्योरी आया, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स का वेव थ्योरी। अब हाइगन ने ये माना कि लाइट जो है वो एक तरह का वेव है। कौन सा वेव है? तो इलास्टिक वेव है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव। लाइट एक तरह का इलास्टिक वेव है और इलास्टिक वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो इन्होंने सपोज किया कि लाइट जो इलास्टिक वेव है ये चल रहा है प्रोपेगेटिंग इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम। प्रोपेगेटिंग इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम, इन्होंने कल्पना की एक मीडियम का। प्रोपेगेटिंग इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। इन्होंने ईथर नाम के एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना की। ओके, तो सेकेंड थ्योरी आया हाइगन्स के द्वारा। हाइगन ने लाइट को वेव माना है। और कौन सा वेव माना है? तो इलास्टिक वेव, जिसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। और वो मीडियम कौन सा है? तो इन्होंने इमेजिन किया कि ईथर नाम का एक मीडियम है जो हर जगह, हर सबस्टांस में मौजूद है और लाइट उसी मीडियम के थ्रू चल रहा है। तो लाइट को ये वेव मान के सारी घटना को एक्सप्लेन कर दिए, ऊपर से आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तक की सारी घटना को एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन अब समस्या हुई कि साइंटिस्ट लोग इस ईथर को खोजने लगे, इस हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर को खोजने लगे कि कौन सा मीडियम कौन सा है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ईथर की ही खोज नहीं हो पाई। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट का, माइकलसन मोर्ले
एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ईथर नाम का कोई चीज़ मौजूद नहीं है और ऐसा कोई चीज़ मौजूद हो भी नहीं सकता है, इसकी कोई संभावना ही नहीं है ऐसा मीडियम होने का। तो इस तरह से हाइगन ने वेव तो माना, सारी घटना को एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन इनके थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ईथर नाम का कोई चीज़ मिला ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेव के बारे में भी जानेंगे कि ये इलास्टिक वेव एक्चुअली क्या है। ओके, तो हम थोड़ा वेव के बारे में जान लें कि वेव एक्चुअली है क्या। तो वेव जो है ये एनर्जी को भेजने का साधन है, ए मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। एक जगह से दूसरे जगह तक हमको एनर्जी को भेजना है तो हमको वेव का सहारा लेना पड़ता है। ए मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ए मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को भेजने के लिए हम वेव का सहारा लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है। ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मटेरियल मीडियम। एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो हम किसी मीडियम में क्रिएट करते हैं। क्रिएटेड इन ए मटेरियल मीडियम। एक मटेरियल मीडियम है, इसमें हम एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर कोई पानी है, हम उसमें एक स्टोन डालते हैं तो पानी के सतह पे एक वेव का क्रिएशन हो जाता है। तो एक्चुअली पानी अपना जगह नहीं छोड़ता है, वो अपने ही जगह पे ऑक्सीलेट करता रहता है, लेकिन डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल जो मीडियम है, मीडियम का पार्टिकल्स अपने जगह पे ऑक्सीलेट करता है और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये अपने जगह पे ऑक्सीलेट करता रहता है। ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन पे ये ऑक्सीलेट करता है while the disturbance propagates about their mean position, but the disturbance, लेकिन डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता रहता है। इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव का नाम देते हैं। बट द डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट्स, ये आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये वेव एनर्जी को भेजने का साधन है। तो ये वेव है कितने तरह का? तो वेव का जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव, चूँकि सबसे पहले हमको इसी वेव का पता चला, तो किस वेव को कहेंगे इलास्टिक वेव? तो दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। वैसा वेव, दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, जिसको एक मीडियम चाहिए, विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ये बिना मीडियम के नहीं चलेगा। मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के ये वेव नहीं चल सकता है। इसीलिए हाइगन्स ने माना कि लाइट जो इलास्टिक वेव है इसको मीडियम चाहिए, और उन्होंने ईथर नाम के हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना की। तो अब कौन सा वेव है? तो सच है, कुछ उदाहरण देखिए, जैसे वाटर वेव्स। पानी में हमने जो वेव क्रिएट किया वो एक इलास्टिक वेव है। जैसे साउंड वेव्स बिना मीडियम के नहीं चलेगा, एयर चाहिए उसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए। तो पहला वेव हमारे पास इलास्टिक वेव था। इसके कुछ दिनों के बाद हमें पता चला वेव का सेकेंड टाइप, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सेकेंड टाइप हो गया वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वैसा वेव, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहेंगे? तो इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम
फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं। फॉर इट्स प्रोपेगेशन इट कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से होके भी जा सकता है। इट कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। इट कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से होके भी जा सकता है। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यहाँ दो टर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अभी जान ले थोड़ा सा। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन होता रहता है। तो बाय द ऑक्सीलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के ऑक्सीलेशन से प्रोड्यूस होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। और इसको चलने के लिए कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है? तो आप पढ़े होंगे, बहुत सारा नाम जानते होंगे। हम फिर भी एक बार आपको बता दें। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इतने तरह का हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता है। और ये जो विजिबल लाइट है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में आप ऑलरेडी जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये विजिबल लाइट 7 डिफरेंट कलर्स का है। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये दूसरे तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तीसरे तरह का भी वेव है जिसका नाम हम लोग देंगे मैटर वेव्स। 3 तरह का वेव हम लोग देख रहे हैं। तीसरा है मैटर वेव्स, या इसको हम लोग नाम देते हैं डिब्रॉय वेव्स, डिब्रॉयज वेव्स। तो ये कौन सा वेव है? तो ये वेव जो मैटर के साथ साथ एसोसिएटेड हो, वेव्स एसोसिएटेड विथ मैटर के साथ जो एसोसिएट होता है। तो कोई भी मैटर अगर मूव, वेव एसोसिएटेड विथ मैटर कोई भी है, कोई भी पार्टिकल है, वो जब मूव करेगा तो उसके साथ साथ एक वेव भी चलेगा। ये आप डिब्रॉयज का इक्वेशन भी जानते हैं कि वेव का जो वेवलेंथ होता है और मैटर का जो मोमेंटम है, h बाई मोमेंटम p, और p को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये मास इंटू वेलोसिटी, ये पार्टिकल नेचर है और ये वेव नेचर, ये दोनों रिलेटेड है बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये तीसरा वेव है मैटर वेव्स। ओके, तो हाइगन ने इलास्टिक वेव माना, एक्सप्लेन कर दिया सारी घटनाओं को, लेकिन ईथर ही नहीं मिला। तो इसके बाद हमको तीसरे लॉ की ज़रूरत पड़ गई। वो तीसरा लॉ क्या था? तो ये मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था। ठीक है, तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस थ्योरी में कहा गया कि लाइट को जो आप इलास्टिक वेव मान रहे थे, आप इलास्टिक वेव नहीं मानिए, आप लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लीजिए। आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हाइगन ने वेव मान के सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैक्सवेल कहे कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लेते हैं तो हम जो ईथर की खोज कर रहे थे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लाइट का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने सारा लिस्टअप कर दिया है। उसमें से ही एक विजिबल लाइट जो हम देख रहे हैं वही लाइट का फॉर्म है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है। तो मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आने के बाद हमको लगा कि हम लाइट के बारे में जान गए हैं कि लाइट क्या है, तो लाइट एक तरह का वेव है। ठीक है, इसके बाद बहुत दिनों तक लाइट को वेव मान के काम होता रहा। बाद में हमें दो घटना का पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, जो हमने ऑप्टिकल फेनोमेनन में सबसे लास्ट में लिखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखा गया है कि ये जो दो घटना है, ये लाइट को अगर हम वेव मानते हैं तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये दो घटना लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं हो पाया। जब एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो फिर से एक बार क्वेश्चन उठ गया कि इतना लाइट को जो हम वेव मान रहे थे, क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि इन दो घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर हमें नए थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो अब इसके बाद जो मेरा फोर्थ थ्योरी आया वो था मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इस थ्योरी में फिर लाइट को एक पार्टिकल स्वभाव दिया गया। मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, इन्होंने फिर से माना कि लाइट है सो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ये छोटे छोटा जो पार्टिकल है इसका नाम इन्होंने फोटोन्स दिया है। लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन्स इन्होंने नाम दिया। और एक फोटोन की जो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन, E इज इक्वल टू एच म्यू आया। तो एक्चुअली एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। दैट कांस्टेंट H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स का कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से लाइट को पार्टिकल मान लिया गया, और पार्टिकल मान के आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जाके साइंटिस्ट का दो ग्रुप हो गया। एक मैक्सवेल का ग्रुप था, इन्होंने लाइट को वेव माना था, और दूसरा आइंस्टीन का और मैक्स प्लैंक का ग्रुप था, जिन्होंने कहा कि इनके हिसाब से लाइट एक वेव है और इनके हिसाब से लाइट एक पार्टिकल है जो फोटोन से मिलके बना है। फोटोन से मतलब लाइट है सो पार्टिकल्स है। ये साइंटिस्ट का दो ग्रुप बन गया, और करीब 40 साल तक दोनों के बीच ये टसल होता रहा कि लाइट को हम वेव माने या पार्टिकल माने। तो लास्ट में 5 नंबर पे आया वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी, इन्होंने ड्यूलिटी थ्योरी, तो ये थ्योरी दिया गया डी ब्रॉय के द्वारा, डी ब्रॉगली इन 1923 1923 ईस्वी के आसपास डी ब्रॉय ने बताया कि लाइट को आप दोनों स्वभाव दे दीजिए। ओके, लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टरिस्टिक, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइट को वेव का भी स्वभाव है और पार्टिकल का भी स्वभाव है। इन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट विल बिहेव लाइक वेव, एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट इट मे बिहेव लाइक पार्टिकल। तो लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने बताया कि लाइट को दोनों स्वभाव है। कैरेक्टरिस्टिक्स, light has dual characteristic both as a wave and as a particle। एक वेव भी है एंड एक पार्टिकल भी है, एंड एज ए पार्टिकल।
light has dual characteristic both as a wave and as a particle। अगर हम दोनों स्वभाव दे देते हैं तब ये टसल ख़त्म हो जाता है और सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ये वेव के रूप में बिहेव करेगा और इन अनदर एक्सपेरिमेंट इट में बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो हम अब फाइनली कंक्लूड करेंगे कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो हमको दोनों चीज़ बोलना होगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज ऑल्सो एक्सट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और एक ये पार्टिकल्स का भी एक्सट्रीम है। एंड इट इज ऑल्सो ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड photons। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड photons। तो अब दोनों चीज़ आ गया, इसमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज ऑल्सो एक्सट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड photons विच कैन कॉज, जो क्या करता है, तो विच कैन कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन, इन ए नॉर्मल ह्यूमन आई। जो हमको देखने की शक्ति दे रहा है, विजन इन ए नॉर्मल ह्यूमन आई। ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई में हमको देखने की शक्ति दे रहा है। सिंस लाइट इज इनविजिबल इन इटसेल्फ, लाइट को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, तो दैट्स वाई इट कैन कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन इन ए नॉर्मल ह्यूमन आई। तो जब हम लाइट को दोनों स्वभाव दे देते हैं, तब दोनों चीज़ जब बताते हैं तब जाके लाइट का सही एक्सप्लेनेशन हो पाता है कि लाइट क्या है। तो ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। किसी एक्सपेरिमेंट में ये वेव का स्वभाव दिखाएगा और अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल का स्वभाव दिखाएगा। ओके, तो लाइट क्या है ये हम समझ गए। फिर अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।